इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। डू यू थिंक दिस विल सेंड अ नेगेटिव मैसेज टू द फाइनेंशियल मार्केट्स कि शायद पाकिस्तान अब पैनिक बटन दबा दिया है? हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की भाई, हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि आबादी कंट्रोल हो और एक तरफ वो बच्चा पैदा करने पे इनाम दे रही है। पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। शाजिया मरी साहबा ने कहा है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अगर बेटा पैदा होता है तो 2000 रुपया, बेटी पैदा होती है तो 2500 रुपया, 2500 रुपया आपको इनाम मिलेगा। लेकिन इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया कि हम नेटो प्लस का दर्जा नहीं लेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। तो नेटो प्लस बनने के बाद क्या होता कि आर्टिकल 5 नेटो का, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मुल्क पे हमला हो तो तमाम मुल्कों पे तस्वुर होगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी तो 31 मुल्क आ जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका समेत। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर डिजिटल जो पेमेंट्स होते हैं उसकी अब कोई लिमिट बची नहीं है। लिमिट बची नहीं इन द सेंस कि भाई मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं हर महीने, हर साल। मतलब एक अलग लेवल का रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो, रिफॉर्म्स कह सकते हो। इससे कई सारे लोगों को इतनी सुविधाएं हो गई है कि अब आप कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें एकदम आसानी से हो जाती है, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाता है। और हमने जो चाइना और यूएस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन दोनों को भी अगर मिला लो, फिर भी इंडिया जो है वो ट्रांजैक्शंस के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अब ये हो रहा है इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, IMF से हमें 1 बिलियन की जो लोन लेनी थी वो नहीं मिल रही है। IMF हमें बहुत तरसा रहा है। अगर हमने ऐसा ही चलता रहा तो FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से आ जाएंगे। मतलब ज़रा सोचिए कि इस टाइप की नेशनल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन होता है कि IMF हमें 2 बिलियन दे दे। अगर 2 बिलियन मिल भी जाए तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अब चला जाएगा। उधार के पैसे जो कि वापस करने हैं फिर भी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो 1
कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में, और वहाँ पर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की और जो इस तरह की डिजिटल पेमेंट्स है इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि कई ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं। तो उस वक्त फिर एक रिपोर्ट बनाई मैंने और मैंने कहा कि भाई क्या है। तो लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा जब कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी आगे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हमें ऐसा नज़र आया। कोई इसमें ऐसा इतनी जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो, और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफोन ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे, यानी गांव में, वैसे तो वहाँ पे गांव विलेजेस इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर तो अब मजाक किया जाता है ना इस बात को कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसको जोक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो बंदा बाहर बेचने वाला, इसको भी पता है इस चीज़ का, वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ़ोन में भेज दो पैसे, लेकिन असल में ये रियलिटी है दुनिया की, ये हो रहा है हर जगह। हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग द कंट्रीज डोमिनेंस इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग द कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा, बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। इसमें भी तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की, जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे, इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया, और दोनों कंट्रीज़ देखिए आज कहाँ पर हैं, इंडिया और चाइना। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सीलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी FIA के DG से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा। मैं देख रहा था भट्ट साहब ने तो कुछ, किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं मैनू ते नहीं वेखिया ही नहीं,
मैं तो तुझे देखा ही नहीं भाई। कि अच्छा, उन्होंने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रख ली। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां कहां तक नजरें छुपाओगे। और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। जो गाड़ी यहाँ पे 17 लाख रुपए में है वो इंडिया में 4 लाख में है, तो चलो हाफ से भी हाफ अगर वहां पे है तो कम से कम यहाँ पे उसकी हाफ तो होनी चाहिए। वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर तो अब मैं उसके ऊपर तो चाहूँ तो पूरा 2, 3, 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ, कितना झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। बड़ी डीप सीटेड सोच है पाकिस्तान के हवाले से, और उस सोच को मुस्बत नहीं होने देगा हमारा पड़ोसी भारत, क्योंकि उसने भी हमें सबक सिखाने का तहैया कर रखा है। मैं बताता चला आ रहा हूं कि ये जो अफगानी पाकिस्तानी भाई भाई का टोपी ड्रामा हो रहा है, ये आधा सच है, आधा सच है। यूएई में मुनक्किदा मैच में जो उन्होंने अपनी औकात दिखाई उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की तौहीन की, आप उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। तो फिर क्या कहेंगे आप? जरा पहले सुनिएगा अभी क्या कहती हैं, सुनिएगा जरा। आई लव यू, आई लव यू। इन्होंने दिया क्या शहरियों को? कुछ भी तो डिलीवर नहीं कर सके, कोई तो मसला ये हल नहीं कर सके। आते हैं, रो धो के टीवी पर चले जाते हैं। बच बचा करके बात कर रहा हूं, बच बचा के, कहीं खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि मैं तौहीन कर रहा हूं। ना भाई, हाथ जोड़ करके कर रहा हूं। कि सुबह नाश्ते पे मान जाते हैं, दोपहर के खाने पे नाराज हो जाते हैं, शाम की चाय पे मान जाते हैं, रात के खाने पे फिर नाराज हो जाते हैं, फिर सुबह अगले दिन नाश्ते पे नाराज है, माने हुए। ये भी एक सवाल होता है कि सुबह इनको मनाना पड़ेगा, ये नाराज होंगे, ये माने होंगे। आपके यहाँ कौन सी क्रिकेट टीम आई है मुझे बताइए? पिछले 10 साल में कोई क्रिकेट टीम आई है आपके यहाँ खेलने? कोई नहीं है खेलने। आपके यहाँ तो बांग्लादेशी आने को तैयार नहीं। आप बांग्लादेश नहीं सर, 1-2 आए थे, वो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड वगैरह के थे, वो कुछ आधे रास्ते में चले गए थे, वो एक अलग कहानी है। देखिए मैं आधे रास्ते वाली बात उठाना नहीं चाहता, आपने छेड़ी। वो तो बेचारे आधे रास्ते में पतली गली से कट लिए, वो कहते हैं ना हिंदी में, पतली गली से कट लिए वो तो। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान हम सबको पता है कि सेफ हेवन है उन लोगों के लिए जो इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालांकि उनके लिए पिछले अगर 1 सालों से देखो तो उनके लिए भी कोई अब वो सेफ जगह बची नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग ठोके गए हैं बाय अननोन गनमैन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ज़रा सोचिए कि कितने बड़े लेवल का कीड़ा फंसा है कि बचपन से लेकर उनको बस यही ब्रेन वॉश किया गया है कि कैसे भी करके हमें हिंदुओं को मिटाना है, या फिर कहे कि यहाँ पर सबको इस्लाम कबूल करवाना है, या फिर कहे कि ये इस टाइप के हिंदू होते हैं वगैरह वगैरह। और जब ये बड़े होते हैं ना, तब खुद लॉजिक नहीं लगाते, तब उसी टाइप का उनका माइंडसेट रहता है जैसे बचपन में था। अब यहाँ पर भी देखिए कि भाई इंडिया को नुकसान पहुँचाकर जब कोई जाता है तो उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जब रिलेशन सुधारने के लिए सामने से पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंडिया ने मना किया है क्रिकेट खेलने से, और आपके शायद रमीज राजा साहब का भी आया स्टेटमेंट कि पाकिस्तान विल पुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है। तो हमारा कहना ये मतलब है, देखिए हमारा आपके साथ क्रिकेट खेलना ऑप्शन है, आपका हमारे साथ क्रिकेट खेलना कंपल्शन है। पहली बात, आप एशिया कप से निकलिए, वर्ल्ड कप से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कैन यू अफोर्ड टू डू दैट और नॉट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देख लीजिए। जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आपके यहाँ हुआ वो एक बेंचमार्क है। और मुझे बताइए, जब आप खुद कहते हैं हमारे यहाँ 50,000 आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, हमें पता नहीं हाफिज सईद का, हमें पता नहीं सलाउद्दीन का, हमें पता नहीं दाऊद इब्राहिम का, हमें ABCD कोई नहीं पता कहाँ है, यहाँ है नहीं है ये भी नहीं पता। आपने मसूद अजहर को पीछे उनको बोल दिया, क्या नाम है, अफगानियों को, तुम्हारे यहाँ। अगले दिन वो चिट्ठी लिखते, भाई हमारे यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया। तो अगर ये है तो टीम का नाम वहाँ सेफ नहीं है। और एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता है इंडिया, बहुत वाजे करना चाहता है, ये जो पहले होती थी ना, जिसे मैं कहूंगा एक मतलब बिरयानी डिप्लोमेसी, कि आतंकवाद भी चल रहा है, लड़ाइयाँ भी चल रही है, और यहाँ पे बिरयानियाँ भी चल रही, मैच भी चल रहे हैं। बट उससे क्या होता था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये जाता था, एक मैसेज आता था आपके एस्टेब्लिशमेंट को खासकर, वी कैन डू व्हाट वी वांट बट बिजनेस विल बी एज यूजुअल। काम भी चल रहा है, आतंकवाद भी चल रहा है, बिरयानी भी चल रही, मैच भी चल रहा है। अब मोदी जी की जो पॉलिसी है, कहता भैया जब तक ये टेरर नहीं रुकेगा, टेरर खत्म नहीं होगा, ना मैच होगा, ना कैच होगा, और ना ही बिरयानी होगी, ना ही खीर बनेगी, और ना ही कहवा पिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप आतंकवादी बनाने में बिजी रहिए, हम उनको एलिमिनेट करने में बिजी रहेंगे।
आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, और जिसको जब जो करना होगा वो करेगा। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, उरी भी हुआ, बालाकोट भी हुआ, और बाय द वे बालाकोट के बाद ये मसूद अजहर दिखे नहीं कहीं, तो पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया मसूद अजहर, तब से तो दिखा नहीं। पहले तो आपने बोला भाई हॉस्पिटल में है, उसके बाद आपने बोला जी उसकी किडनी खराब है, उसके बाद आपने बोला वो बहुत खराब है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर पता लगा कहीं गया। पर ये क्या बात हुई आरजू जी, बालाकोट से लेके अब तक इतने साल हो गए, मसूद अजहर का एक लाइव पिक्चर, एक लाइव वीडियो आया नहीं कि। और वैसे आपके शो पे वो ब्रिगेडियर साहब थे मेरे साथ, उन्होंने तो ये बोला कि आपने तो वहाँ कौवे मारे थे, वहाँ तो कोई नहीं था, वो तो कौवे मारे और कुछ दरख्त गिराए थे। मैंने ब्रिगेडियर साहब को बोला, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे, मतलब हमें देखिए शौक शिकार, इतना शौक चढ़ा कौवों का कि हम मिराज उड़ा देते हैं, 12-12 मिराज होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर कौवे मारने आते हैं। पर ब्रिगेडियर साहब ये कौवे कुछ खास नस्ल के होंगे, जरूर बहुत खास नस्ल के कौवे होंगे। मतलब इतना देखिए, मतलब रईसों के शौक क्या उड़ गए कि मिराज उड़ा के आपके टेरिटरी के अंदर जाके इतना खर्चा पानी करके इतना रिस्क लेके कौवे मारने चले जाते हैं। पर कुछ, पर आरजू जी एक बात है, कुछ तो बात है इन कौवों में, कुछ तो बात है उनमें। वो कहना कुछ तो बात है इन कौवों में, वो कैडबरीज का ऐड आता था ना, कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है जिंदगी में, वैसे कुछ तो खास है इन कौवों में। अब ये आपकी विडम्बना, ये आपकी हकीकत है आरजू जी। ऐसे में टीम का पाकिस्तान आना न सेफ है, न जस्टिफाइड है, न लॉजिकल है, न पॉलिटिकल है, न एथिकल है, न मॉरल है। और मैं नहीं जानता, और मैं नहीं मानूंगा कि जो हमारी पूरे इतना बड़ा क्रिकेट फटर्निटी, मैं आपको बताऊं पूरे देश में अगर टीम को पाकिस्तान जाना पड़ता पूरे देश में आक्रोश होगा। ये इसको आप पॉलिटिकल डिसीजन मत समझिए। मैं, क्योंकि मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, मतलब मैं वो वैसा फैनेटिक फैन हूँ, क्रिकेट फैन मुझे भी अच्छा लगता है, बट मैं जो एज अ फैन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल कमेंटेटर साइड पे कर दीजिए, सब पॉलिटिक्स साइड पे कर दीजिए। मैं चाह रहा हूँ पूरे देश में अगर आज आप वोट करें, शायद 1% बंदा भी वोट नहीं देगा कि टीम को वहां भेजो। ये जनता का मूड नहीं है आरजू जी, इसमें पॉलिटिक्स ना देखे अब ज्यादा, ये जनता का मूड नहीं है। और बाकी रमीज राजा साहब अगर कह रहे हैं हमें वर्ल्ड कप से विड्रॉ करना, मैं तो कह रहा हूँ अभी उसको फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दे और फिर उसको रिट्रैक्ट ना करे। चलिए आप लॉजिक पे आए, आप देखिए ये हाफिज सईद, दाऊद, सलाउद्दीन, ये जितने हैं और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सारे आपके हैं। क्या आपको लगता है, और जो श्रीलंकन टीम के साथ घटना हुई, क्या आपको लगता है कि उसके बाद कोई टीम यहाँ आएगी? आपने एक कश्मीर क्रिकेट लीग भी शुरू की थी, नहीं आया ना कोई। मैंने तो आपको बोला था आरजू जी कोई नहीं आएगा, चिंता ना करे। 1-2 रिटायर्ड प्लेयरों ने हाँ कर दी थी, बाद में वो भी भाग गए, कोई नहीं आया ना क्रिकेट लीग खेलने। आपके यहाँ कौन सी क्रिकेट टीम आई है मुझे बताइए? पिछले 10 साल में कोई क्रिकेट टीम आई है आपके यहाँ खेलने? कोई नहीं आई खेलने। आपके यहाँ तो बांग्लादेशी आने को तैयार नहीं, आप बांग्लादेश नहीं सर, 1-2 आए थे, वो मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड वगैरह के थे, वो कुछ आधे रास्ते में चले गए थे, वो एक अलग कहानी है। देखिए आरजू जी, मैं आधे रास्ते वाली बात उठाना नहीं चाहता, आपने छेड़ी। वो तो बेचारे आधे रास्ते में पतली गली से कट लिए, वो कहते हैं ना हिंदी में, पतली गली से कट लिए। वो एक अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया है, जिसने यकीनी तौर पर ना सिर्फ माशरे में सबके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है, बल्कि इसके साथ साथ सब बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसके जो एक सिक्योरिटी चीफ जो हैं, उनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई, उनकी गाड़ी से यूनिवर्सिटी के एक आला ऑफिसर के मोबाइल से मुबैना तौर पर 400 ये इस तरह की फहश वीडियोस बरामद हुई हैं, और पुलिस और वीडियोस भी कुछ ऐसी मिली हैं स्टूडेंट्स की जिनके ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपको इस तरह से हम नंबर्स भी दे देंगे, पास कर देंगे एग्जाम्स में, और उसके साथ साथ उनकी ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। नशा भी किया जा रहा है, फिर इस तरह की नाजेबा वीडियोस भी सामने आ रही हैं, हैरेसमेंट हो रही है। तो उनके मोबाइल से तकरीबन 15,000 के करीब लड़कियों की वीडियोस और फोटो जो है वो निकले गैर इखलाकी। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लगता है कोई कल्चरली कोई इस तरह की एक चीज़ क्रिएट की गई, और शायद ही हमें शायद मिली है अपनी इंडियन हिस्ट्री से कि जनाब औरत सेकंड सिटीजन है, उसको यहाँ सेग्रीगेट करना, पर्दे में रखो, उसको बांध के रखो। सर आपको पता है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा। ये इंडिया हमारा साथ कभी भी देने वाला नहीं, और हिंदू तो हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप उनसे कर लें। अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया वो सच है, ना मैं आपकी बात मानूंगा, ना मैं अपनी बात मानूंगा, ना मैं किसी को मानूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा ये यहूदो नसारा दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, चाहे कादियानी हो, अहमदी हो, जितने भी मर्जी हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम अच्छा खासा था,
अब वहाँ पर जो एक प्रिंसिपल भाई साहब थे, उनके मोबाइल में तकरीबन 15,000 लड़कियों के MMS मिले। मतलब वो एक रैंडम चेकिंग थी और उसमें ये सारी करतूतें उनको देखने को मिली। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान की हालत क्या होती जा रही है। और जब वो बात करते हैं इंडिया के साथ कंपटीशन करने की, भाई इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया रफाल खरीद रहा है, इंडिया S-400 खरीद रहा है, इंडिया अग्नि बना रहा है, ब्रह्मोस बना रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से न्यूज़ क्या आती है इसी टाइप की कि भाई 2-4 लड़कियों को, जो हिंदू लड़की थी, क्रिश्चियन थी या फिर सिख लड़की थी, उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसके बाद किसी ने जो 20-25 साल बड़ा कोई था उसके साथ उसकी शादी कर दी गई और फिर डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंटालिटी के साथ पाकिस्तानी जी रहे हैं ना, जो कि कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं लिख के देता हूँ कि आने वाले 10-20 सालों तक भी कुछ नहीं बदलने वाला, टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी मेंटालिटी तो यही रहेगी, हमारे में जज्बा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आपको क्या लगता है अगर इंडिया और पाकिस्तान के सिर्फ तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो जाए, सिर्फ तिजारती, तो क्या हमारे मुल्क के पाकिस्तान को, यहाँ के पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान, इतना बताएंगे। बात ये है कि मैं तो एक बात पॉजिटिवली अब करना चाहूँगा। पहले मैं नेगेटिव उसके इंडिया के खिलाफ था। एक चीज़ ज़रूर है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर मैंने किसी से अपने दीन का काम करवाना था, मैं हिंदू से भी, गैर मुस्लिम से भी करवा लेता हूँ। अगर वो थोड़ी सी लचक दिखाएं तो हमारी आर्मी, हमारे जो हैं इदारे, वो भी उनके बात तैयार करने के लिए, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खुद ही बात नहीं करना चाहते। इधर से ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, वो बॉर्डर पे गोलियां चला देते हैं। वो कहते हैं आप दहशतगर्द भेजते हो। अभी मोदी जी ने UAE में कहा है, अमेरिका में कहा है, UK में गए थे, सारे वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेरर दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान कहते हैं दहशतगर्दी और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती। जो खुद मुसलमानों का कातिल है और वो जाके उनको बता रहा है कि हम दहशतगर्द भेजते हैं, और बात उनकी कौन सुन रहा है। वो अगर मेरे जैसा कोई हो ना बंदा, हुक्मरान नहीं, एक मेरे जैसा आम शहरी हो ना, मैं उसको सामने खड़ा करके पूछूं तूने जो गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया, क्या वो सही था? क्या तू दहशतगर्द नहीं? वो उन्होंने तो नहीं कराया, वो तो दंगे हुए थे ना, ट्रेन जली थी, पूरा वाकया हम सुनते निपटते नहीं है, सुनी सुनाई खबर करते हैं। आज भी सिख आते हैं, हम हिंदू आते हैं, हम तो नहीं उनको कुछ कहते, कहना भी नहीं चाहिए। नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इस्लाम इस बात की इजाजत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो क्यों नहीं मुसलमानों को देते? वहाँ पे क्या मुसलमानों के खिलाफ जुल्म नहीं, तो उनको बांध के मारा नहीं जाता? ये भी तो देखें। ऐसे तो केस यहाँ पर भी होते हैं। अब आप देख लें, 3-4 दिन पहले हिंदू छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में कलमा पढ़ा दिया। वो बच्चियाँ जिनको अभी पता ही नहीं है। पेशावर में एक हिंदू को मार दिया गया क्योंकि तू हिंदू है। इसके साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में हिंदुओं के मंदिर तोड़ के कब्जे किए जा रहे हैं, उसके ऊपर टॉयलेट बना। जुल्म तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे तो आप ना करें। जुल्म नहीं, जुल्म नहीं है ये। आप ना इसके बारे में सर्च करें, हम जो कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है। इसके बारे में सर्च करें कि क्या मंदिर तोड़ने की इजाजत है कि नहीं। ये नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि दूसरों के खुदाओं को भी इज्जत दो, बुरा भला ना कहो। वो मुझे इसका हवाला आप दे दें कि आप सर्च करें, आप देख ले कुरान में किसी एक नॉन मुस्लिम का जनाजा जा रहा था। आप एक नॉन मुस्लिम का जनाजा खुदा ही नहीं है, उसकी हिफाजत कैसे चले? भगवान उसका अपनी हिफाजत कर सकता। अभी इंडिया में एक वीडियो आई है, उसमें वो 3 हिंदू जो है ना बह रहे हैं अपने घर में ही, और उसने क्या कहा, कहता है ये देखो जिसे हम मांगते हैं वो हमें बचा ही नहीं रहा, कहते इसको उठाओ और इसको फेंको। वो अपने भगवान के साथ ये कर रहे हैं, तो हम इसका कैसे कह सकते हैं कुरान में कि। लेकिन मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगी। एक मिनट मैं मैसेज ये मैं दूंगी, मैं अभी दूंगी। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, पूरी मीडिया अच्छा पूरी इंटरनेशनल भी हो सकता है, मैं आपको हवाला भी दूंगी, सब देखते हैं देना, क्योंकि हम दूसरों की खुदाओं की हिफाजत नहीं कर सकते, अक़लियतियों की हिफाजत कर सकते हैं। और किसी देखें, हमारी मस्जिद को शहीद किया जाता है, कोई नहीं बोलता। अभी आपने एक मरतबा भी नहीं कहा कि मस्जिद शहीद हुआ है, तो कोई बाबरी मस्जिद तो वो कोर्ट ने फैसला, उसके अलावा भी उसके क्या वो मुसलमान बैठे हुए थे। अब यहाँ पे आपको पता है कितने मंदिरों का केस कोर्ट में चल रहा है, तो अच्छी बात है ना। दोनों देखें, हम मुसलमानों की जगह मंदिर क्यों बने? हम मंदिर क्यों बनाए? हम तो मुसलमान। यही तो गलती है ना। क्या गलती है? देखिए क्या अल्लाह के नबी ने एक मिनट यहाँ पर, एक बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने सारी कब्रें जो थी ना हिंदुओं की, यहूदियों की, वो सारी कब्रें ख़त्म की थी।
किन से करवाई थी आपको पता है? हज़रत मौला अली से। मौला अली को बताया था कि आप इनकी जाके अब कब्रें ख़त्म कर दें क्योंकि इस्लाम गालिब आ चुका है। फिर जब हमारी मुसलमानों की कब्रें बनी, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप कब्रों पे जाया करें। अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा कि आप मंदिरों पे जाएं। ठीक है, हमारे झंडे में देखिए, मैं पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान की भलाई, हमने अपने मुल्क को ऐसे बदनाम नहीं करना कि यहाँ पे काफरों को मारा जाता है या यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं। हमने अपने पाकिस्तान को पुरान उस वक्त मारा गया है, उस वक्त किसी को मारा गया जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस वक्त मारा गया। जिसने हमारे कुरान की बेहरमती की है वो हमसे बर्दाश्त। तो आप तो अभी कह रहे थे टेंपल तोड़ दो, वो पाकिस्तानी है, वो अक़लियतें हैं, वो मंदिरों में अगर जाके अपनी इबादत करते हैं तो हमें इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है। फिर हमारे इस्लाम को भी ना छेड़े। पाकिस्तानी हिंदू ने, हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं ने कभी पाकिस्तान का मतलब क्या? फिर हिंदू को निकाल नहीं, पाकिस्तान किसने क्या निकाल दे? तो आप कह रहे हैं मंदिर तोड़। पाकिस्तान का मतलब ये ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बिल्कुल हम मानते हैं, बिल्कुल प्राउड है। फिर पाकिस्तान किससे बना? इस्लाम से बना है। तो इस्लाम से बना, तो क्या हिंदुओं को भगा दें? आके यहाँ पे आके नहीं, हिंदुओं को भगा दें, फिर क्या करें? हिंदुओं को आपका मतलब है कि हम हिंदुओं को यहाँ पे नेशनलिटी दें और मुसलमानों को हिंदू तो आते नहीं है, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाए। हम तो कहते हैं यहाँ पे सारे मुस्लिम ही हो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, रियासत बहावलपुर के अंदर। उसके जो एक सिक्योरिटी चीफ जो हैं, उनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई, उनकी गाड़ी से ड्रग्स निकली और एक लड़की भी बैठी हुई थी। उसके बाद जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उनके मोबाइल से तकरीबन 15,000 के करीब लड़कियों की वीडियोस और फोटो जो है वो निकले गैर इखलाकी। यानी कि मैं यहाँ पर उनकी मैं डिटेल नहीं बता सकता, मुझे घिन आ रही है उसके काम से कि हमारी जो बेटियां हैं जिनको हम तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भेज रहे हैं, तो वहां पर उनको स्कॉलरशिप का और इस तरह के जो नंबर वगैरह या इस तरह या प्रेशराइज करके वो पता नहीं क्या क्या उसका पूरा गैंग था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 5-6 अफराद का, कि जो ये घिनौना काम कर रहा था। उसके मोबाइल से 15,000 के करीब वीडियोज और फोटोजेस जो है वो गैर इखलाकी वो निकली है। रिटायर्ड मेजर हैं। तो आप कैसे देख रही हैं कि अगर इस तरह का वाकया इंडिया के अंदर होता तो उस बंदे का और उस गैंग का क्या हशर होता यहाँ पर? मुझे यहाँ पर जो उसके जो वाइस प्रिंसिपल जो वीसी साहब हैं वो उनको भी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। मुझे कोई उसके खिलाफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। वो 2-4-10 दिन 15 दिन महीना जेल में या थाने में रहेगा, बाद में वो रिहा हो जाएगा और ये घिनौना काम फिर जारी रहेगा। आप कैसे देख रही हैं ये सारे घिनौने काम? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। नो कंट्री इन द G7 और मे बी इन G20 कैन मार्केट G20 chairmanship the way Modi did in this year. पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो, चाइना से दोस्ती कम रखो, बहुत हो गया, और इंडिया से ट्रेड शुरू करो। पाकिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा आर्मी चीफ गया है तुम्हें बेचने के लिए। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। इसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं कि हमारे वजीर आजम साहब क्या सोच रहे हैं, तो हमारे वजीर आजम साहब का जो मिशन है वो 300 जंगें हैं। हमारे लिए काबिल फख्र बात है, हमने दुनिया से भीख मांगनी है। छोटे से लेकर बड़े लोग भीख मांग रहे हैं सब। आप हमारे जो लीडर्स हैं वहां से लेकर निचले पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट पिछले दिनों आया था जिसमें कहा गया था कि भाई दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया, कि अब एरा आ रहा है कि इंडिया कभी भी यहाँ से मतलब सिर्फ आगे ही बढ़ेगा, पीछे देखने का नाम भी नहीं लेगा। और वो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी हो रही है भारत के लिए कि सब कुछ अपनी फेवर में है। अच्छा खासा यूथ है इंडिया के अंदर, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। कई सारे लोग जो बाहर जाते थे, यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे लोग अब सोचने पर मजबूर है, खास करके कनाडा वाले इंसिडेंट के बाद
कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए या फिर इंडिया में रहकर ही हमें सब कुछ करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन है। बस यहाँ पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ये बनती है कि अच्छा खासा मैनेजमेंट करे, जो युवा अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आना चाहता है वहाँ पर भी अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करे, किसी भी इन्वेस्टमेंट को बाहर ना जाने दे, भले ही वो मिलियंस में हो या फिर बिलियंस में हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया, दिस इज़ द एरा ऑफ इंडिया, कि जो यहाँ से अब पिक ही करने वाला है, नीचे आने का कोई स्कोप ही नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में, और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है, और इसी के साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर पहली मर्तबा कहा गया कि मोदी साहब की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन मेरा फोकस इसमें उस बात पर होगा कि जो इंडिया की तरक्की की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं और इंडिया आगे कहां जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल ही, और फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ, इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा है। ये बात उन्होंने कही। बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था, बहुत ब्लंट इंटरव्यू था, बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खास तौर पर उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खींचा इंटरव्यू करने वालों ने, और जो उन्होंने बताया कि जो उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है, वहां के उसके ऊपर जो है कौन सी वॉल पर कौन सा मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप कैसे बना हुआ है, कहाँ पर जो है वो मोर के पंख हैं और कहां पर कौन से फूल खिले हुए। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जितना साइलेंट और खामोश वो जगह है उतनी ही शोर के साथ और गूंज के साथ वहां पर रहने वाले शख्स ने इंडिया को आगे पहुंचाया है। उनका कहना यह था कि जो India's commitment to building $5 trillion economy, positioning the nation as destination for investment and progress। इसमें उन्होंने ये कहा, उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि CEOs बने हुए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या हम बना रहे हैं जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की, एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए। हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसको अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जारी की थी रिगार्डिंग ये जो पन्नू के सिलसिले में। सो आई थिंक ये एक इस अखबार को चुनना देयर इज़ सम सिग्निफिकेंस। और एक चीज़ जो पता चलती है कि हम जितने भी साउथ एशियन ममालिक के जो लीडर्स हैं हमारे, वो हमेशा पसंद करते हैं कि वेस्टर्न प्रेस उनको इंटरव्यू करे ताकि दुनिया में उसका शोर मचे। पाकिस्तान के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं और इंडिया के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ जिसने जहाज़ नहीं चढ़ता होते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ असी करना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि 3rd टाइम वज़ीर आज़म आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना एक रियलिटी नज़र आ रही है हमारे सामने, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि
बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है, वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में। पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड राजस्थान में और इन चीज़ों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं। ठीक है जनाब, मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया है। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी बदल रही है, एज लॉन्ग एज हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज़ द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बदल रहा है। ठीक है, अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। और एक वो जो इजरायली पैगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो खुद समझते हमने हल कर दिया। कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया। दिस इज व्हाट इंडिया थिंक्स। आज 6 सितंबर को पूरी कौम 58वां यौम दिफा पाकिस्तान मना रही है। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, बीआरबी नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। यानी उनका जो लाहौर जिम खाना में नाश्ते का प्लान था, वो प्लान आपने उनका जो ख्वाब था चकनाचूर कर दिया। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना, वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं। उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो आपको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जंग बराबर की जंग थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग बिल्कुल हर तरीके से, हर डेफिनेशन से हमने हर लिहाज से जीती है। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडिया के खिलाफ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। अगर इंडिया से लड़ाई होती है तो अब भी मेरा जज्बा है कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आजकल जो मोदी साहब कहते रहते हैं ना कि जी मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला करूंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान पे ये करूंगा,
तो बिस्मिल्लाह वो आए, तशरीफ लेकर आए, जरा हम उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जी, वो बिल्कुल यूं समझ लें कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बारिश होगी हिंदुस्तान पर अगर उसने हमसे पंगा किया तो। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तब आपकी टेक्स्ट बुक से जो शुरुआत होती है अगर वही झूठ के साथ शुरू हो तो फिर आप जब बड़े हो ना तब आपका ब्रेन वॉश हो रखा पड़ा होता है। और फिर जब आपको कोई रियलिटी बताता है कि भाई देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, तब एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब आपका माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है तब आपकी अच्छी खासी एज हो जाती है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान के किसी भी युवा को बोलेंगे कि भाई 1971 की हाँ वो हम हार गए थे, पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली, लेकिन 65 का बोलेंगे तो कोई हमने जो इंडिया को मारा है, लेकिन एक भी पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, एक भी इमेज आपको नहीं मिलेगी जिससे आपको ये पता चले कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने वॉर जीती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इंडिया के फ़ोटोज़, इंडियन आर्मी के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे जो लाहौर तक पहुँच गए थे। और मतलब मान लीजिए कि अगर वो चीज़ यहाँ पर और मेंटेन होती ना तो पूरा का पूरा लाहौर इंडिया के कब्जे में होता। लेकिन अब जो जैसे उनको हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, जो गलत सलत पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही 1965 की वॉर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सन पैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था उस टाइम पे। अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था, उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो मैदान है, कोई गिरता है कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे। अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था, इंडिया जीता, तो आपने ये बात कर जो ढाका गया है वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब वो बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं, वरना हमने जंग ये जीतनी थी। याया खां का दौर था, नूरजहां मैडम नूरजहां थिक का दौर था, उन्होंने तराने गाए हैं और हमारे में जज्बा पैदा करा था। लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई थे ना वो गद्दार बीच में से निकले हैं, मैं ये जानता हूँ। तो सर जंग किसने शुरू की थी? जंग देखें जी, ये इंदिरा गांधी वगैरह थी। अच्छा। इंदिरा गांधी थी ना उस टाइम पे, गांधी का दौर जा रहा था, इंदिरा गांधी का टाइम था, तो याया खान का दौर था, टिक्के खान हमारा जो टिक्के खान साहब थे हमारे जनरल साहब। ठीक है, ये उस दौर की बात है, ठीक है ना। लेकिन सर हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। अच्छा। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है, ये जो हक की बात है बच्चों के दिमाग में वो डालनी चाहिए ताकि उनके दिमाग में ये पैदा हो कि हमने ये जंग क्यों हारी है और इंशाल्लाह आगे हम जो किस तरीके से बढ़ेंगे आगे। जब हम अपने बच्चों को गलत बयानी देंगे तो हमारे बच्चों का वो कैरियर सही नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज़ कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, BRB नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी, इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फ़ौज ने। वो जब फ़ौज ने नाश्ता करा उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं। उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। मेजर अजीज साहब जो थे उन्होंने वो वहाँ पर काम किया सारा। तो वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी जब इंडियन आर्मी शालीमार बाग में बैठी नाश्ता कर रही थी? वो आर्मी जो हमारी थी ना, ये देखें ना आप, आर्मी के क्या करेगी बताए ना मुझे।
वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। हमारी वो कहाँ गई फौज? ये सब अपने मंसूबे के तहत नहीं है। सर, पाकिस्तान इस चीज़ को भी नहीं मानता कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान तक, BRB नहर तक, शालीमार बाग तक आई थी, हालांकि उनके टैंकर्स पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं उनके, वो लोग आए यहाँ पे अच्छे तरीके से आए, नाश्ता करा उन लोगों ने, लेकिन जब यहाँ पर उनके ऊपर भार पड़ा है ना कि जी आप लोग घिर गए हैं, तो वो डर के मारे वापस भाग गए हैं, वरना वो लाहौर में शामिल हो जाते। क्या ठीक है ना? ऐसा पाकिस्तान गया था हमारे हाथ। जाहिर है जब पाकिस्तान में वो फौज आ गई है, पीछे क्या रह गया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा करना था, अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद क्या रहता हमारे पास? कुछ नहीं रहता। तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ये साबित किया कि जो शुजाअत है उनकी और जो उनका जज्बा ईमानी है वो फिर अपने से कई गुना दुश्मन पर भी भारी है, वो उनके बेपनाह वसाइल पर भी भारी है, वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और भारी असलहे पर भी भारी पड़ गया। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे शोहदा के सदक़े है जो आप और हम आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब ने एक साइड कवर की, मैं एक गलतफहमी बहुत जो फैली हुई है उसको दूर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर साफ बताना चाहता हूँ। बात तो ये है कि 6 सितंबर से पहले जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे वो सीज़ फायर लाइन के अक्रॉस थे, कश्मीर के अक्रॉस, और वहाँ पर जो झड़पें होती हैं उनको जंग नहीं कहा जाता, वो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी कभी कर लेते हैं, हम भी करते रहे, आर पार जाना आम था, क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी, उसकी वायलेशन को जंग नहीं तस्वर किया। जंग शुरू होती है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और फिर ये कि हिंदुस्तान के अहदाफ क्या थे, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बना रहा। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें। तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। इंडिया में मुंबई से अगर दिल्ली जाते हैं तो जो 90 से 60 मिनट का सफर है वो सिर्फ 9 से 7 मिनट में है। इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी? ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा? अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो चुका है, अब बस बन चुका है, तो फिर हम क्या, मतलब हमारा कोई इंडिया से, वो इंडिया में बहुत आगे जा रहे हैं हमसे। रशिया और इंडिया के बीच ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की खबर भी आ रही है। टोटल इंडिया के अंदर जितने भी टैक्सियां चल रही हैं उनके बजाय उनके रिप्लेसमेंट में एयर टैक्सी आएगी, और आपने जहां पर जाना आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ाकर आपको छोड़कर आएगी। एक ही फ्लरिशिंग इकोनॉमी है और वो इंडिया की है, तो दुनिया उनकी तरफ एग्रीमेंट्स के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए, उनकी मार्केट से उठाने के लिए और अपने जो बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए उनकी तरफ देखती है। क्या वजह है कि 76 सालों में हमने नहीं किया? आज भी आप देखें ना, इसका कभी डीजल पूरा नहीं होता, कभी पेट्रोल पूरा नहीं होता, आज तक हम रिक्शे, गाड़ियों, इन सब में फंसे हैं और वो देखें कहाँ चले गए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के अंदर कई सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है एयर टैक्सी के बारे में। अब टैक्सी मतलब जिस तरीके से आप कोई टैक्सी हायर करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हो सकता है उसका कंसेप्ट भी 2026-27 तक जो आने वाली है उसका कंसेप्ट भी यही लागू हो कि भाई एक एयर टैक्सी आपको मिलेगी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, हो सकता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़े कि वहाँ से वो पिक कहाँ से करेंगे, टेक ऑफ कहाँ से करेंगे, सब कुछ वो सारी जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं। और देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2047 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 2047 तक हमें वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि 2037 तक ही ये सारा टारगेट हम पूरा करने के एकदम करीब आ जाए। जैसे हमारे पी चिदम्बरम साहब जो पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में हमें 2040 तक का समय लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भाई इसी टर्म में मैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो अचीव हम कर लेंगे, ये गारंटी है।
तो यहाँ पर ये बात हो रही कि इंडिया के अंदर इनोवेशंस पे इनोवेशंस हो रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि देखें जी भारत ने कितनी तरक्की की है कि 2026 तक जो है भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, जी हाँ बच्चन जी, मेरे अंगने में, जी वही वाले, तो जी उन्होंने तो 1982 में उनकी मूवी आई थी खुददार, अगर मैं सही नाम बता रही हूँ तो उसमें ये देखें वो पहले से ही ऐसी टैक्सी चलाया करते थे जो हवा में उड़ती थी। और ये बात जो है, ये देखें बच्चन साहब की, वो देखें सारी गाड़ियां नीचे, उनकी टैक्सी ऊपर, और वो खुद जो है टैक्सी की छत पे है और टैक्सी को उड़ा पता नहीं कौन रहा है, अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चन साहब जो है खुद वो छत पे बैठे हुए हैं, बाकी सारी जो रोड है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज तो जी बहुत पहले जो है वो इंडिया ने बना ली थी और बच्चन साहब ने मूवी में दिखा भी दी थी। मुझे नहीं पता भी 2026 की क्या नौटंकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और नई चीज उसमें लेकर आ रहे हो, इसलिए कि बच्चन साहब ऐसे ही तो नहीं ना टैक्सी उड़ाना शुरू कर देंगे। 1982 की मूवी है, ये भी मैंने देख लिया गूगल में। इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी या फिर ये कि इस तरह की कई फिल्म्स बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि जनाब जो जेम्स बॉन्ड है या जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के वो इख्तियार करते हैं, या तो उनका अपना जेट होता है। तो एयर टैक्सी भी एक अपने जेट की तरह ही है अगर इसको देखा जाए। अब देखें, ये एक तो ये कि आर्चर एविएशन जो कि यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी है वो, और इंटरग्लोब जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो, इंडिया की एयरलाइन की जो पेरेंट कंपनी है इंडिगो, उसकी इंटरग्लोब, ये दोनों मिलकर इंटरग्लोब, इंडिया का इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। अब एयर टैक्सी का क्या है कि उसमें 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे और 7वां एक पायलट होगा, ठीक है जी, यानी कोई 6-7 पीपल उसके अंदर होंगे जो कि एक उसके अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छा, अब जो एयर जेट्स हैं उसके लिए जाहिर है उनकी खास कोई उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें जो ट्रेवल है, जो सफर है, मसलन अगर आप मुंबई से आपने दिल्ली या तीन सिटीज का आ रहा है, इंडिया के 3 सिटीज का है, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। अच्छा, इनमें ये सर्विस होगी और 90 मिनट्स का जो ट्रेवल है, यानी इंडिया के किसी सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है और 90 मिनट्स का ट्रेवल है, तो उसको आप 7 मिनट्स में कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी? इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी। ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा? रशिया और इंडिया के बीच ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की खबर भी आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि रशिया इंडिया डिस्कसिंग ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स। अच्छा, अब इसमें यह है कि रशिया जो स्टेट कंट्रोल्ड आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये डिस्कस किया जा रहा है विद इंडियन एंटरप्राइजेस द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स की बात हो रही है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, है जी। इंडिया और रशिया अब मिलकर जो है वो एयरक्राफ्ट वेपन्स बनाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स, और इसमें कुछ और बताया गया है कि सारी इसकी टेक्निकलिटीज है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि जो कंपनी है इज वर्किंग विद इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस टू ऑर्गेनाइज जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एविएशन वेपन्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग एविएशन फ्लीट इन इंडिया। तो ये जो वेपन्स बनेंगे, ये जो हथियार बनेंगे, जो कि बात हो रही है ज्वाइंट उसमें बनाने की, तो वो इंडिया की जो नेवी है उसके अंदर, उसमें फ्लीट में इंटीग्रेट किए जाएंगे।
और इसी के साथ हम पहले आप तक ये खबरें पहुंचा चुके हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज, वो कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं कि अभी जब लॉयड ऑस्टिन साहब आए हुए थे इंडिया में तो इतनी डील्स हुई हैं, डिफेंस कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा बात की गई है और उसमें डिफेंस के हवाले से बहुत सी डील्स हुई हैं, कई एक एग्रीमेंट्स हुए हैं और कहा गया है कि अब इंडिया और अमेरिका बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर्स हैं। अलाइज वो नहीं कहते क्योंकि इंडिया अलाई नहीं बनता कभी किसी का ऐसा इस तरीके से कि उसको किसी के नीचे लगना पड़े, किसी के कहने पे कुछ काम करना पड़े, ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो क्लोज पार्टनर की बात आती है। अमेरिका भी ये कई बार कह चुका है कि इंडिया हमारा क्लोज डिफेंस पार्टनर है। अब ये पहले क्लोज पार्टनर आता था लेकिन अब ये है कि क्लोज डिफेंस पार्टनर है। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्लकुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। हमारा बिल्कुल ये कंसर्न है कि ये जो जंग है ये आगे फैलना जाए। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको उठाया गया है, ये बच्चियां जो बलूचिस्तान से आई हैं, मैं तो उनके कैंपों में जाता रहा हूँ कई सालों से, यानी उनको सुनना अब दिल दहल जाता है उनकी बातें सुन के। I'm here outside 10 Downing Street in London with Baloch citizens in exile and their supporters to call out Pakistan's secret dirty war in annexed and occupied Balochistan. तमाम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग आपके सामने हैं। इस्लामाबाद की यखबस्ता रात ये खुले आसमान तले गुजार रहे हैं, सिर्फ एक तंबू है इनके ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि जब तक इनके प्यारे वापस नहीं आते ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। दहशत गर्दी लाकानूनियत ने सर उठा ली है, दुश्मन हमारे अंदर पहुंच चुका है। ये दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया जाता। 9 मई को क्या हुआ था? दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया गया था। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मईशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर की सिचुएशन तो पूरी तरीके से बदल चुकी है। मतलब पहले जो इंडिया के अंदर कश्मीर था, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पर जो पत्थरबाजी और ये सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी, अब उन लोगों को पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, मतलब पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ के लोगों को भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल चुका है कि भाई सही मायनों में जो लोगों का ध्यान रखा जाता है या फिर कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर कहे कि जो सुविधा देने की बात है वो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसी में हो रही है, उनके पास कश्मीर वाले में कुछ नहीं हो रही है। तो वो भी अब विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बलूचिस्तान की भी बात होती है। बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से भुगता है उन्होंने अब तक, उसी तरीके से यहाँ पर एक लेडी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि भाई मैं कश्मीरियों से भी कहना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी बलोच लोगों की ना हुई वो कश्मीर की कैसे होगी। उनको सिर्फ ज़मीन के टुकड़े से मतलब है, वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि हम सबको पता है कि पार्टीशन के बाद 1948 में शायद पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर अटैक करके बलूचिस्तान को अंदर समावेश कर लिया था, अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। 2024 व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, कोई इश्यू जो है फॉरेन पॉलिसी का वो साइलो में नहीं देखा जा सकता, वो कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पहले तो आप देखें कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बैन अवी सतह पे हो क्या रहा है। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल टेंशन्स हैं सुपर पावर्स के दरमियान, यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान, और जंगें हो रही हैं गाज़ा में, यूक्रेन में, और जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है 2024 बहुत ही अहम साल है इस हवाले से कि इस साल में बहुत से इलेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हमारे अपने मुल्क में इलेक्शन है और अमेरिका में इलेक्शन है, जिसका के असर जो है अमेरिकन इलेक्शन आउटकम का, उसका बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत ही दूर दराज असर पड़ सकता है। तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होना चाहिए। देखें, खारजा पॉलिसी हाल में एड हॉक रही है, रिएक्टिव रही है,
इवेंट्स होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए कि हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस, तो उनके साथ किस किस्म के तल्लुकात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में। वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है। सो मैं समझती हूँ कि इट्स बी वेरी चैलेंजिंग टू डील with this troubled relationship with India, but we need to be sure कि इस रिलेशनशिप को हम टेंशन्स को हम मैनेज कर सके। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी स्पीच में लाहौर में 2023 में रीजनलिज्म की बात की कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। पिछले साल में आर्मी चीफ जब अमेरिका के अंदर गए तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक हब ऑफ ट्रेड बनना चाहता है, तो हमारी जोग्राफियाई अहमियत तो इस किस्म की है। तो जब आप एक इलाकाई सोच लेके चलते हैं खारजा पॉलिसी में, तो इम्कानात वो हैं जिनको ये खदशात के तौर पे बयान करें। योर टेक 2024। आई थिंक किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी ये तो तय है ना कि उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे। नंबर 1 ये चीज़। दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज़ किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला, फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटिजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटिजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमें यूनिट नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को। यूनिट ट्रेड नेटवर्क को हम इस्तेमाल करें एज एन इंसेंटिव और एक साझा नेटवर्क बनाए, एंड तालिबान विल सी रीजन। वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल खुशी को रोका जाए। अब जरा सोचिए कि अनवारुल हक काकर जो बिना चुनाव जीते पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के पपेट से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिनकी कुर्सी 2 महीने से ज्यादा की नहीं है, जो खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, जब से उन्होंने खुलेआम बेशर्मी बेहाई के साथ इन बलोच प्रदर्शनकारियों को टेररिस्ट करार दिया है, तब से ही इस्लामाबाद में इन बलोचों पर टॉर्चर बढ़ गया है। बलोच प्रदर्शनकारियों को भी इसका बखूबी अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है कि उनके साथ पाकिस्तानी सरकार कुछ भी कर सकती है। कभी भी किसी भी समय इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर बैठे बलोच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कहर बरपा सकती है। किसी भी समय बलोच माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों पर पुलिस की लाठियां बरस सकती हैं। ये बच्चे, ये औरतें आज तकरीबन 400 के करीब यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हैं जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रीजन से आए हुए हैं। आज रात उन पर जो होगा या आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार रियासत होगी। और हम जब से पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर ने इस्लामाबाद में धरने पर बैठे बलोचों को खुलेआम टेररिस्ट करार दे दिया, तब से प्रेस क्लब के बाहर
जो तस्वीरें हैं वो बहुत तेजी से बदल गई। ट्रकों और गाड़ियों में भर भर कर फोर्स प्रेस क्लब के बाहर लाई गई। लाठी डंडों और बंदूकों के साथ ये फोर्स धरने की जगह के चारों तरफ तैनात है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, धरने की जगह को हर तरफ से बैरिकेडिंग और कंटीले तारों से घेर दिया गया है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, मानो धरना रोकने नहीं जंग लड़ने आई है। देखिए, ये तो होना ही था। जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि सारे बलोच प्रदर्शनकारी टेररिस्ट हैं, तो भला एसएचओ और जो दूसरे सिपाही हैं वो कहां इन बेचारों पर तरस खाने वाले थे। लेकिन बात सिर्फ उन्हें ठंड से टॉर्चर करने की नहीं है, बल्कि इरादा तो भूख से परेशान करना भी है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। हमारे पास फौज बेचने के अलावा और 1-2 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है बहुत बड़ी है। इस वजह से हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। जब भारत ने ये हिम्मत की कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करे, दैट इज फैंटास्टिक। भारत के लिए वो आलमी सुटकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं, कम पे टांग रही थी, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मैं अब डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूँ। Yeah, we are safe with India. We, in fact, I pray जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई बहनों को हमारे जैसे सेफ करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। He went from the public schools. We are safe. In fact, मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि इलीगली जब पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे कंट्री में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, तो पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि 2 बोट यहाँ पर पलट गई और कई सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पर तैरने का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि डीप वाटर होता है तो बचने के कोई चांसेस रहते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इंडियंस नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है जो सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या हमें सही मायनों में जाना चाहिए विदेश में जाकर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में अच्छे खासे स्कोप बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखो तो कई सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि क्या हमें, अगर इतने सारे स्कोप हमें इंडिया में मिलते हैं तो हम बाहर क्यों रहें। क्योंकि देखिए, जब कोई इंडियन बाहर जाता है तब उनके बच्चे जो वहाँ पर होते हैं उनको इंडियन कल्चर बिल्कुल भी फील नहीं होता। वो सीखने के लिए सीखते हैं, जो अपने माँ बाप उनको बताते हैं वो करते हैं, लेकिन जो एक कॉमन कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर कहीं कोई लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही सारी बात हो रही है कि भाई क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान का। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास मोनोपोली वाली कुछ चीज़ नहीं है, ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई ऐसी सर्विसेज है, सिर्फ उनके पास यही चीज़ है। अगर पाकिस्तानियों से पूछोगे तो भाई हम जो है वो इस्लाम पर चलने वाले हैं, और दूसरा हमारी आर्मी जो है वो बहुत ताकतवर है, जज्बा है हमारे, बस ये सारे सेंटेंस के अलावा कुछ नहीं आता। अगर आप इंडियन से कुछ पूछोगे तो इंडियन के पास मतलब पूरा दिन चला जाएगा, फिर भी टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। 75 इयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या समझती हैं? कश्मीर एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अच्छा मुंतहा, अब मुझे ये बताएं कि आप मतलब लाइक
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 2 ऑप्शंस दी जाती हैं, आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पार्ट है कश्मीर का, एक जो पार्ट है वो इंडिया में, दरअसल लड़ाई ये मतलब इसी की है कि आधा है, दो साइड पे डिवाइड किया गया है। तो मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी, और दूसरी बात, आप खुद कंपेयर करें जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है, कहाँ बेहतरी हो रही है? इकोनॉमी देखें, पिछले 2 सालों से, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि पिछले 2 सालों से काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले बहुत 2 ज्यादा, सालों से नहीं, पिछले 2 पिछले सालों से हम लोग 2 सुन रहे सालों हैं। से देखिए, हमारे यहाँ 2019 से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज हमारे मुगल एम्परर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इट्स नॉट ओनली पिछले 2 सालों से, ठीक है? ये 75 ईयर से भी आगे से हो रहा था। अब वो कंपेयर कीजिए और आप अपना जो आपने मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है वो कंपेयर कीजिए। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना। मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूंगी वो लोग बेचारे आजाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाए। पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? काफी जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए, और क्या इसका लाइक पाकिस्तानी कश्मीरी देखिए, देखने को सोशल मीडिया पे ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे कैसे घसीट घसीट के लोगों को मार रहे हैं, वहां हो क्या रहा है वो हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर वो अपने राइट्स के लिए अभी लड़ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? मुंतहा देखें, सोशल मीडिया, फिर वही बात आ जाती है सोशल मीडिया की। अब मैंने आपको पहले इस बात से एग्री किया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं, चीज़ों के मतलब आटे के लिए यहाँ पे बहरान है, और काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज के अलावा लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, और मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल हुआ है। लेकिन इस चीज़ को साइड पर रखकर फिर भी अगर देखा जाए तो आप नहीं, एज अ कंट्री इस चीज को साइड पे कैसे रखे जब आपके लोग सेटिस्फाई नहीं है? आप दूसरे मुल्क के पीछे क्यों पड़े? एज अ सिटीजन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल बी इन पाकिस्तान, आई विल क्राई फॉर माई राइट्स। तो इस चीज को एक कंट्री नजरअंदाज करके दूसरे मुल्क के पीछे कैसे पड़ सकती है? दिस अ क्वेश्चन। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है, वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से। लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो हाई आई नहीं है? कोई लेगेसी ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है, वहां लेके क्या जाएंगे हम? और डोगर साहब 70 करोड़ अताड़ का जवाब देना, वो कहता 70 करोड़ के घर में रह रहा बंदा, पोजीशन उसकी क्या एसएसपी है। डोगर साहब ने तो सीएसएस किया होगा ना कभी? डोगर साहब कौन से नवाब पटियाले के जुआई हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा हूं कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर रेडी।
पेट्रोल खां सब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। चलो चीमा साहब, फिर सुआए आपके कुछ जजों के ऐची सोनिया ने, बाकी कुछ होंगे जो नीचे से भी आए होंगे। मेरा ख्याल हो पटी अपना इस वक्त वो कई जो है नकवी साहब, मेरा ख्याल इज नॉट ऐची सोनिया, लेकिन कई ऐसे है। लेकिन चले कोई नहीं, लेकिन जो ऐची सोनिया ने है तो पाकिस्तानी ना, लेकिन किसी को है पाकिस्तान का कोई ख्याल? किसी को मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? सही कह रहे हैं। इस वक्त 55,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, 2 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस ही नजर आते हैं? क्या बात है? सुबह अदालत खुलती, हाई कोर्ट की खुलती थी, शाम तक बैठ के वहां जिस तरह करियाने की दुकान खोल के बैठे जज इमरान खान का इंतजार करते थे सारा दिन बैठ। ये सिस्टम, कोई मॉरल्स ही कोई नहीं, कोई शर्मो हया ही नहीं। उस बंदे को शर्म नहीं है जिसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, कि इंसाफ ये चीज है। आज कह रहा, कहता वो जज साहब को कह रहा है, वो कहता जी उठ के तुसी भी उस बैंकिंग कोर्ट च आ जाना, कहता मैं फलाने चौक खलोता होते आके मिल जाओ, अदालत इत्थे मेरे को चुक के ले आओ, और ही इज हेड ऑफ अ तरीके इंसाफ। चीमा साहब, ये दुख इस बात का होता है कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुनिया नजर आती है। वहां पे जो 22 करोड़ है उनकी मत मारी जा चुकी, सुन करके रख दिया उन्होंने इनको। यहां नजर आता है कि बांग्लादेश आपसे, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। इस वक्त आपके अफगानी भी आपसे आगे निकले जा रहे हैं। उन्होंने भी जितनी आर्मी बेसिस थी वहां ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं वो, और तुहाडा मुंडा सोना तुहानू कहना जिहाद करो, जिहाद। हालांकि तुहाडे डीएनए च जिहाद नहीं। बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा आज मुमकिना तौर पर डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान का कहना है मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। और वहाँ पे बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे, वहाँ पे ख़वातीन की इसमत दरियाँ जारी थीं, वहाँ पे नौजवानों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जहां तक बात है कि हमारे बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं, तो आज़ादी की तो इतनी कीमत देना पड़ती है भाई, ये तो कोई कीमत ही नहीं है। इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। मोदी ने क्या किया है कि आज उनके रिजर्व 500 अरब से ऊपर चले गए हैं। इंडिया वहां पहुंच गया है जहां वो हमसे प्रोग्राम लेके गए हैं, नवाज शरीफ का प्रोग्राम 92 में वो ब्लूप्रिंट लेके उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ये सब पाकिस्तानी इसलिए जाहिल रहते हो, इसलिए दुनिया तुम्हें थप्पड़ मारती है, इसलिए दुनिया तुम्हें जलील करती है, इसलिए दुनिया तुम्हें बेइज्जत करती है, रुसवा करती है, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम लोग जब इस टाइप का डायलॉग मारते हो ना, तभी तुम्हारी बेइज्जती होती है बेटा। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ, मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है। जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को जीरो जानता हूँ, जीरो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है बलूचिस्तान की। देखिए 1948 में जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, उससे पहले बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग नेशन डिक्लेयर कर चुका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने, और अगर आज आप देखो पाकिस्तान का पूरा मैप, तो तकरीबन 40 से 45% जो लैंड एरिया है ना, वो बलूचिस्तान का है। अगर मान लीजिए इस नक्शे से आप हाथ लगाकर बलूचिस्तान को अलग कर दो तो पाकिस्तान बहुत छोटा बच जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में सिचुएशन आने वाली है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा, सिंधु देश एक हो सकता है कि अलग कंट्री बने। उसके अलावा अफगानिस्तान जी बहुत सारा एरिया जो है खैबर वाला वो कब्जा कर ले, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी सेम कम्युनिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जो नहीं होना चाहिए था, और नहीं होना चाहिए था क्योंकि अंग्रेज़ों ने किया था। दूसरी तरफ आप देखो तो POK इंडिया ले लेगा, तो आज का जो पंजाब है ना पाकिस्तान का, वही एज अ पाकिस्तान बचेगा। और यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे कि बलोच लोग किस तरीके से अब सड़कों पर उतर रहे हैं। दूसरी तरफ BL है, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो भी जम के बजा रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी आर्मी की। वो तो अब कॉमन लोगों को मारते भी नहीं है, सीधा पाकिस्तानी आर्मी को ही टारगेट करते हैं।
तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलोचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों, आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान, देखिए आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत। कैसी दहशत? हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया, हेलीकॉप्टर से मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, और ले जाओ ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए, और तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है, और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए और जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे, ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते। इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा, ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं, क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का? कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन आपने बलूचिस्तान? जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करें, ये वो दुनिया भर की चीजें, राइट? आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी, आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले? हाँ, ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट, आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों, अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है,
इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को। इनको अमन की जबान समझ में नहीं आती दोस्तों। आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से। आज एक बेसिक चीज जो है वो आटा होती है, उसके ही थैले में 20 किलो के थैले में पूरा 1000 रुपए का इजाफा है। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है। कि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए बकायदा लॉबी हो रही है, बकायदा एक प्रोपोगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। कहते हैं ना, जय जय हो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अब दुश्मनों को तो खुद ही सोचना चाहिए, बजरंग बली के भक्तों से पंगा नहीं लेते। हम जब बैरून मुल्क दौरा करके वापस आते हैं और हम कर्ज लेके आ जाते हैं तो हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कर्ज लेकर आना आप मईशत को मजीद डुबाने के मुतरादिफ है। भीख मांगते फिरो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे, किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं। इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। आज ऐसा कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा के मंगवा के खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश उस हिसाब से हो रही है कि भाई पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट हो जाए। मतलब 1947 से लेकर अब तक देखो ना तो पाकिस्तान को इंडिया के कंपैरिजन में पूरी दुनिया का मैक्सिमम सपोर्ट मिला है। 2014 तक ये था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को समझाया कि देखिए आपकी जो एड है ना उसी पर ये पूरा पाकिस्तान चलता है, अदरवाइज पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है नहीं बेचने के लिए। और अगर आपके बेनिफिट्स वहाँ पर है तो आप बिजनेस कीजिए, लेकिन इंडिया के साथ ज़्यादा बेनिफिट है आपके। दुनिया ने सोचा और फिर इंडिया जो है वो दुनिया जो है पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में आने लगी। लेकिन ये जो सारा समय था जब पूरी दुनिया खास करके वेस्टर्न ब्लॉक जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, फिर भी पाकिस्तान यही कहता नज़र आ रहा था कि भाई दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। 1971 अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ था। वो बात अलग है कि वो अपना जंगी बेड़ा लेकर युद्ध के अंदर वह नहीं आ पाया, तो फिर से वही सेंटेंस लागू होना शुरू हो गए कि भाई जो दुनिया है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। इजराइल जो है, इजराइल की तरफ से आपको रेयरली कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि साजिश है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। गफर हिलाली साहब, दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू ना पाने की वजूहात क्या हैं और क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक आसान टारगेट है? देखिए, आपको मैं क्या कह सकता हूं जब मैं आपको कहता हूं कि $500 मिलियन का एक फेंस बनना था जिसमें अब तक मेरे ख्याल में $350 मिलियन खर्च हो गया है। अब वो फेंस खुला तहरीक तालिबान पाकिस्तान और TTP दोनों जाके उखाड़ रहे हैं। हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? हम क्यों नहीं करते कुछ? या कर नहीं सकते? अगर नहीं कर सकते तो लगाया क्यों? या करना नहीं, अगर नहीं वो कर तो नहीं रहे हैं तो हम नहीं कर सकते ना। करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, मगर एबिलिटी नहीं है, एक कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं आप। 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं। देखिए, मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब पता है अफगानिस्तान आप देखें, आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरैंड लाइन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुर्रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो, और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारे ये बॉर्डर।
उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो। ऑन दैट बेसिस ठीक है 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान, तहरीक के तालिबान क्लेम करते हैं कि तक तक हमारा बाउंड्री है, और ये कहते हैं नहीं 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 हम भाई भाई हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूँ, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूँ, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूँ। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं, और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे, और हमारा जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है, और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है, तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। अर्दोगन की हमाकत हुई थी, अर्दोगन से वो कश्मीर का नाम ले रहा था, उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया? हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस, हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा? उससे हम क्या मिलिट्री लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, तो टूरिज्म वहां तो कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं। अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई मैं हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए, आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, और अपने क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। ये होती है कूटनीति। अब भारत, जो मैंने हमेशा कहता हूं ना रोहित भाई, महादेव की कृपा से, शक्ति की अनुकंपा से हम घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए मारा है नहीं मारा, खलीफा के घर में उसको मारा ना घुस के। आज किस कंट्री, कौन कंट्री साइप्रस से मिलिट्री अलायंस करने जाता है? मैं सुपर पावर इन मेकिंग, व्हाई डज यू नीड साइप्रस? यू डोंट नीड साइप्रस। बट आज हम वहां गए, और पता साइप्रस के लोगों में, ग्रीस के लोगों में हमारा नाम कितना बड़ा होगा। कल को मोदी जी के नाम के वहां वो एक जुलूस निकल जाए, वहां की इलेक्शन रैलियों में मोदी जी के फोटो लग जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां हीरो बन चुके हैं, और भारत उनका सेवियर बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो साइप्रस के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि साइप्रस शोषित है, प्रताड़ित है। ये हिम्मत दिखाई है भारत ने, ये हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, ये हिम्मत दिखाई डॉक्टर जयशंकर ने। और खलीफा और उसका मित्र पाकिस्तान को मैसेज तो मिल गया होगा कि हालत तुम्हारी बहुत टाइट है,